मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल केंद्रीय इलाके हलके में ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों का लिया जायजा। अधिकारियों को खराब फसलों का आकलन करने के दिए निर्देश। मुख्य सचिव ने TVSN प्रसाद ने सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ गेहूं व सरसों की खरीद के संबंध में की वर्चुअल बैठक। कहा, जे फार्म कटने के 72 घंटे में हो किसानों का भुगतान। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में करवाया शामिल। कहा, भाजपा का लगातार बढ़ रहा है कुनबा। फरीदाबाद में भी JJP नेता भाजपा में शामिल। और देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने 3 नए आपराधिक कानूनों की सराहना की। कहा, नए कानूनों में आपराधिक न्याय प्रणाली में होगा अभूतपूर्व बदलाव। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अपने करनाल दौरे के दौरान इंद्री हलके में बरसात व ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों का जायजा लिया। इससे पहले उन्होंने शाहबाद और बबैन लाडवा क्षेत्र में भी ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का जायजा लिया। गांव दामन हेड़ी में मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को कल अचानक हुई बरसात व ओलावृष्टि से किसानों की खराब हुई फसलों का आकलन करने के निर्देश दे दिए गए हैं। पटवारियों को भी गांव में जाकर किसानों की फसलों का निरीक्षण कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी फसलों के खराबे का विवरण पोर्टल पर अपलोड कर दें। फसलों के निरीक्षण की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार तत्काल प्रभाव से किसानों को मुआवजा देगी। किसान का जो नुकसान हुआ है और सरकार लगातार उसको लेकर के कि उसका मुआवजा उस तक पहुंच जाए, तो उसका जो सारा पटवारी जा करके उसका सर्वे करेगा और सर्वे करके जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। और मैंने तो ये आदेश भी पीछे दिए थे कि हमारा किसान जो जब जे फार्म उसका कट जाता है तो उसकी पेमेंट चली जाए, तो वो तुरंत पेमेंट भी जा रही है। और इसको लेकर के भी क्योंकि जो ओलावृष्टि हुई है, ओलावृष्टि में जहाँ भी जिस किसान का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा उस तक पहुँचेगा। ये हमने अधिकारियों को भी तुरंत कल ही आदेश दिए थे कि क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर हमारा किसान वो रजिस्ट्रेशन करे, और उसके साथ साथ पटवारी को भी हर गांव के अंदर हमने भेजा है कि वो फिजिकल जाकर के भी इसकी जानकारी ले। ये DCs को सभी को आदेश कर दिए थे। मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने आज चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों व अन्य अधिकारियों से रबी फसल की खरीद से संबंधित व्यवस्थाओं के संबंध में समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रशासनिक सचिवों, सभी जिलों के उपायुक्तों तथा रबी फसल की खरीद से संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश की मंडियों में गेहूं व सरसों की आवक तेजी से बढ़ रही है। किसानों व आड़तियों से तालमेल करके रविवार को मंडियों में फसल की खरीद बंद रखें और 24 घंटे में 50% गेहूं व सरसों की फसलों का मंडियों से कल शाम तक उठान करवाकर गोदामों में रखवाएं। उन्होंने कहा कि अगर गेहूं उठान के लिए आड़ती अपने वाहन का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा तय दर से भुगतान कर दिया जाए। किसान की फसल का जे फार्म कटने के 72 घंटे के अंदर अंदर फसल का भुगतान किया जाए। उन्होंने प्रशासनिक सचिवों को भी समय समय पर अपने अधीन मंडियों का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जनता का आशीर्वाद मांगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को वायनाड में संकट दिख रहा है। कांग्रेस 26 अप्रैल का इंतजार कर रही है, जो वायनाड में चुनाव होने के बाद उनके लिए एक और सुरक्षित सीट खोजी जा सके। जैसे इन्हें अमेठी छोड़ना पड़ा, मानकर चलें अब वे वायनाड भी छोड़ेंगे। पीएम ने कहा कि कांग्रेस का परिवार आजादी के बाद पहली बार खुद कांग्रेस को ही वोट नहीं देगा। मंत्री ने जो शाहजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता, वो ऐसी भाषा बोली है उन्होंने। साथी को ये हाल है उनका। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे।
आप कांग्रेस का ये परिवार, आपको आश्चर्य होगा, आजादी के पहली बार स्थिति ऐसी बन रही है कि कांग्रेस का परिवार इस चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं देगा। खुद कांग्रेस को वोट नहीं देगा। ये हाल है इनका, क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के परभणी में भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव केवल सरकार बनाने के लिए नहीं हो रहा है। इस चुनाव का लक्ष्य भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा और उसे ऐसी बेल बताया जो साथ रहने वालों को ही खत्म कर देती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब तक इंडी अगाड़ी की ये सरकार रही, तब तक ये एहसास कराया गया है कि यहाँ निजामों की सरकार है। आजादी के समय कांग्रेस ने देश का विभाजन करवा दिया। आजादी के बाद कश्मीर की समस्या खड़ी कर दी। कांग्रेस ने 370 के बहाने बाबा साहब का संविधान कश्मीर में लागू नहीं होने दिया। वहां के दलितों को इतने सालों तक अधिकार ही नहीं मिलने दिए। महाराष्ट्र में इंडी अगाड़ी वालों ने जब तक सरकार चलाई, इन्होंने लगने ही नहीं दिया कि निजामों का कब्जा चला गया है। रजाकारों की मानसिकता यहां हावी थी। इन लोगों ने महाराष्ट्र और मराठावाड़ का विकास तो नहीं होने दिया, लेकिन कांग्रेस और नकली शिवसेना की पिछली सरकार याकूब मेनन की कब्र संवारने में व्यस्त थी। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि 18वीं लोकसभा 2024 के आम चुनाव आज से शुरू होने के साथ ही चुनाव का पर्व, देश का गर्व महोत्सव शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 25 मई को छठे चरण के चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग एवं युवा मतदाताओं व विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वालों को जिला चुनाव आइकन बनाया गया है, जिनका उद्देश्य पिछले लोकसभा चुनाव में हुए मतदान प्रतिशत को बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि पलवल जिले के धर्मवीर हरियाणा में 118 आयु वर्ष के सबसे बुजुर्ग मतदाता हैं। इसी तरह से सिरसा जिले की बलबीर कौर 117 वर्ष, सोनीपत जिले की भगवानी 116 वर्ष, पानीपत जिले के लखी शेख 115 वर्ष, रोहतक जिले की चंद्रो कौर 112 वर्ष और फतेहाबाद जिले की रानी 112 वर्ष की हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज करनाल शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों से आने वाले चुनाव में भाजपा के पक्ष में भारी मतदान करने की अपील की। करनाल के सेक्टर 32 में आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि इस चुनाव में करनाल से 2 कमल के फूल खिलेंगे, जिसमें से एक दिल्ली और एक चंडीगढ़ में लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि करनाल में बहुत विकास हुआ है और पिछले 10 वर्षों में मनोहर लाल ने जो कार्य किए हैं वे उनको मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। कल पहले चरण के हुए मतदान को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का रुझान भाजपा की तरफ बढ़ रहा है और योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि एक बड़े बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जजपा को अगर भाजपा के साथ सरकार बनाने का पछतावा है तो वह पहले पश्चाताप करे। और 2 कमल के फूल यहाँ से खिलने हैं। मनोहर लाल जी कमल का फूल लेकर के दिल्ली में जाएंगे और करनाल की जनता एक कमल का फूल लेकर के चंडीगढ़ में जाएगी। उसके लिए मैं लोगों से मिलने के लिए आया हूँ, बातचीत करने के लिए आया हूँ, क्योंकि पिछले दिनों में जो काम हुए हैं, करनाल की एक नई तस्वीर बदलने का काम इन 10 वर्षों के अंदर, 9.5 वर्षों के अंदर ये मनोहर लाल जी ने किया है। उन कामों को हम आगे बढ़ाने का काम मजबूती से करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को वो अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि गरीब तक ये पहली बार नरेंद्र मोदी जी की नीतियां पहुंची, उनका लाभ पहुंचा है और लोग बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री व करनाल से लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल ने कल सोनीपत में पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल करवाया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा एक बड़ा परिवार है और जिस भी पार्टी में अच्छे आदमी घुटन महसूस करते हैं वे बीजेपी में शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से प्रभावित होकर लोग भाजपा में आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे जेल से बचने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन अरविंद ने जो गलती की है उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। साथ मनोहर लाल ने जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला पर भी निशाना साधा। ये भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है। अच्छे आदमी बाहर भी जो ऐसे घुटन महसूस करते हैं अपने अपनी पार्टियों में, अपने अपने दलों में, या नहीं भी पॉलिटिकल पार्टी में है, नॉन पॉलिटिकल ऐसे लोग भी हैं जिनको देश की इस प्रकार की प्रगति जो हो रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बहुत लोगों की इच्छा करती है। हम उनसे बातचीत करते हैं तो इस प्रकार से पिछले दिनों में भी बहुत लोगों ने ज्वाइन किया। आज श्री सतपाल सांगवान जी ने पार्टी यानी ज्वाइन की अपने बहुत बड़े परिवार को लेके, बहुत बड़े कार्यकर्ताओं के समूह को लेकर के। आज उनको जब लगा कि सब तरफ से घिर गए हैं तो एक नया विषय छेड़ दिया कि कैसे अपनी शुगर को बढ़ाया जाए। अब ये भी चालाकी का एक विषय है। आज तो जेल से वो सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, कल वो अस्पताल से सरकार चलाने की बात कहेंगे। तो इस प्रकार के होच्छे जो खंडे हैं, इससे किसी को भला नहीं होने वाला। अपना काम कृत्य ठीक करना चाहिए, बुरा किया है तो उसका सजा उनको मिले। उनके समय जो कुछ होता था और आज क्या होता है ये तो वो ज्यादा बता सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं बता सकता अभी। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा में कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा न होने पर मनोहर लाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि यह एक ऐसा मैच है जिसमें एक टीम 2 महीने से मैदान में है और दूसरी टीम सामने भी नहीं आ रही है। बात नहीं, ये ऐसा मैच है कि 2 टीमों में से एक टीम का महीना 1.5 महीना हो गया मैदान में उतरे खड़े हैं, अपनी कसरत कर रहे हैं, दंड लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सामने को आ ही नहीं रहा, करें क्या। लेकिन ये तो रेफरी ऐसा है, वो रेफरी अपना जो चुनाव जो रिजल्ट है वो तो निश्चित तिथि पर सुनाएगा, उससे पहले सुना नहीं सकता। खाली मैदान है, फिर भी चुनाव है। इस चुनाव की मेहनत हम करेंगे और 0 से लेकर 100% जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे चुनाव के हम कर रहे हैं। आगे इसको महीना भर और जो है उसको पूरा करेंगे। जेजेपी पार्टी को एक बार फिर फरीदाबाद में उस समय झटका लगा जब पार्टी के नेता कुलदीप तेवतिया आज अपने साथियों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। फरीदाबाद से लोकसभा उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर ने उन्हें पटका पहनाकर विधिवत रूप से पार्टी में शामिल कराया। इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कुलदीप तेवतिया कुछ समय के लिए छोटे परिवार में चले गए थे लेकिन फिर से वापस अपने परिवार में लौट आए हैं। अब हम दोनों मिलकर बीजेपी को और मजबूत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश और दुनिया में डंका बज रहा है, इसलिए उनसे प्रभावित होकर अन्य पार्टियों के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में कुलदीप तेवतिया को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। कुलदीप जी थोड़े समय के लिए एक छोटे परिवार में चले गए थे, लेकिन छोटे परिवार से फिर बड़े परिवार में आए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मन से वहां गए थे। मन तो उनका भाजपा में पहले भी था, उस समय भी था और आज भी है। तो आज साईग रूप से फिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े परिवार में शामिल हुए, तो उनका हमने स्वागत किया है। आज मोदी जी से भारत में नहीं पूरी दुनिया का चेहरा बन गए। आज पूरे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी है। देश को आर्थिक तौर पे भी मजबूत किया है इन 10 सालों में और देश की सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत किया। इसलिए भरोसा कोई आम प्रधानमंत्री मैंने जीतते हुए नहीं देखा, जितना भरोसा 140 करोड़ लोगों का मोदी जी ने जीता है और इसलिए वो भरोसा लगातार बढ़ रहा है। भाजपा में शामिल हुए कुलदीप तेवतिया ने कहा कि वे वापस अपनी पुरानी पार्टी में लौट आए हैं। अब वे फरीदाबाद से लेकर पलवल तक पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगे। लेकिन मैंने सोचा उससे बढ़िया तो अपना पुराना ही घर है, वहीं क्यों ना वापस चले जाए। तो मैं इसलिए अपने बीजेपी, जो पहले मैं बीजेपी में ही था, बीजेपी ने मेरे को पार्षद बनाया, मेरे भाई को भी टिकट दी, वो भी पार्षद बने। अब इसलिए मैं वापस बीजेपी में ही आ गया, मेरा दिल्ली लगा उधर। और जो कह रहे हैं कि भाई अब की बार 400 पार, तो 400 पार ही होगी। और हमारे यहाँ से कृष्ण अपने जो पाल जी हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, 10 लाख का जो नारा लग रहा है, हमारे उसमें पूरी सहयोग रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा। यहाँ से पलवल तक जितने भी हमारे जानकार है सभी से हम बोलेंगे और कोशिश ये रहेगी हमारी 10 लाख पार ही करवाएं।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी और पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता तेजिंदर पाल सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा करमजीत कौर चौधरी भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। यह दोनों नेता बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में नई दिल्ली में बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर तेजिंदर पाल सिंह बिट्टू ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम पंजाब को काफी आगे लेकर जाएंगे। पंजाब के लिए मोदी जी का एक अलग से विजन है, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, और इतना प्यार वो पंजाब के लिए दिखा रहे हैं। और खास तौर पे सिख कम्युनिटी के लिए जितना मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और जितना नड्डा जी ने और सारी बीजेपी की टीम ने, हमेशा इनका पंजाब के प्रति बड़ा लगाव रहता है। पंजाब के भले के लिए मैंने आज ये फैसला किया है और मैं आप सभी को जो बीजेपी हाईकमांड है, जो बीजेपी के सभी लीडर हैं, उनको ये आश्वासन दिलाता हूँ कि जैसे जैसे हम लोग पंजाब में फिर एक बार मोदी जी की लीडरशिप के हेठ पंजाब को बहुत ही ऊपर विकसित करेंगे। वहीं करमजीत कौर चौधरी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि क्यों कांग्रेस के वफादार नेता पार्टी से निराश होकर पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी को सोचना परिवार ने चाहिए। हमेशा समाज के सारे वर्गां ले ली, दलितां, किसानां, नौजवान, महिलावां ते कुचले हुए साथियां दे अगे वधाउण दे लई काम कीता। भारतीय जनता पार्टी दे इस मंच ते अज संकल्प करदी हां अपने पंजाब दे लोकां अते अपने दलित भाईचारे दे सुनहरे भविख लई आखिरी दम तक यत्नशील रहांगी। भारतीय जनता पार्टी के कुरुक्षेत्र लोकसभा से प्रत्याशी नवीन जिंदल ने कल यमुनानगर के रादौर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। देश में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। उनकी सोच से ही प्रभावित होकर मैंने भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया। हम सबको मिलकर प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है। विपक्ष के पास नरेंद्र मोदी जैसा कोई मजबूत चेहरा नहीं है। कि जो सपना नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिखाया है कि हमारा देश जो है विकसित देश बने, एक विकसित भारत का सपना जिसके अंदर हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, हमारे नौजवानों का भविष्य उज्जवल हो, उस सपने को साकार करने के लिए हमें उनके हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। आपको अपने बेटे, अपने भाई नवीन जिंदल के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। उधर जजपा पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने कल झज्जर में लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए कार्यकर्ताओं को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जजपा के 5 और उम्मीदवारों की जल्द ही घोषणा की जाएगी। जजपा 2019 के मुकाबले इस बार 3-4 गुना अधिक वोट हासिल करेगी। कांग्रेस के द्वारा हरियाणा में उम्मीदवार घोषित न करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक झगड़े बहुत हैं। साथ ही उन्होंने भाजपा के 400 पार के नारे पर भी सवालिया निशान लगाया। पार्टी द्वारा 5 कैंडिडेट्स हरियाणा की 10 सीटों में से घोषित कर दी गई और बचे 5 की जल्द बैठक कर उनकी भी घोषणा करी जाएगी। और पूरी तौर पर युवा को, महिला को और अनुभव तीनों को मद्देनजर रखते हुए जिम्मेवारी पार्टी ने दी। 400 पार बहुत बड़ी बात। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा भी इस देश ने सुना और जवाब दिया। और आज इस तरह की नारे को आगे लेकर चल रहे हैं जो लोग, उनको भी जनता जवाब पहले से उनकी वोटिंग हुई है। मैं तो उम्मीद रखता हूं कि जनता ने एक आईना तो दिखाई दिया। सिरसा जिले में सिरसा का अभिमान 100% मतदान अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा मतदाताओं को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार जागरूक किया जा रहा है। जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकार जिले भर के स्कूली बच्चों व ग्रामीण को मतदान का महत्व बता रहे हैं। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने सभी से आह्वान किया कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान करके प्रजातंत्र को मजबूत बनाने में भागीदार बने। उन्होंने 25 मई को होने वाले लोकसभा आम चुनाव में बढ़ चढ़कर
मतदान करने और 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी युवाओं को अपना वोट बनवाने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि 25 अप्रैल को आयोजित होने वाले सामूहिक कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा आमजन की भागीदारी सुनिश्चित कर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। सिरसा में 100% मतदान के लिए स्वीप एक्टिविटीज़ जोरों शोरों पर चल रही हैं। इसी तरह से आंगनवाड़ी वर्कर्स पंचायतों के लेवल पर और यूएलबी के द्वारा हम लोगों तक पहुँचे हैं ताकि वो अपना मतदान इस आने वाले समय में करें। एक हम मास प्लेज करवाने वाले हैं 25 को, जिसमें सिरसा के हर एक व्यक्ति को हम इन्वॉल्व करते हुए कि वो 25 तारीख को वोट करे। तो हमारा प्रयास यही है कि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। आप सब अपने घर से निकलें 25 मई को और वोट करें ताकि हम अपने देश को सुदृढ़ और एक अच्छी सरकार दे सकें। इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर पैरा एशियन में रजत पदक विजेता प्रमोद बिजरानिया ने आमजन को ज्यादा से ज्यादा मतदान में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि इस लोकतंत्र के पर्व में स्वयं भी वोट डालें और अन्य को भी प्रेरित करें। 1996 के ओलंपियन व पूर्व हॉकी खिलाड़ी सरदार दीदार सिंह ने सभी मतदाताओं से 25 मई को लोकतंत्र के पर्व में भाग लेने की अपील की। प्रिय सिरसावासियों, आने वाले 25 मई को हरियाणा में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और देश को मजबूत बनाएं। चुनाव का पर्व देश का गौरव, लोकतंत्र के इस पर्व में स्वयं भी वोट डालें और अपने घर के सभी सदस्यों को वोट डालने के लिए प्रेरित करें। सरसे के सभी वोटरों से अपील करता हूं कि 25 मई को जो हमारे पूरे हरियाणा में इलेक्शन की वोटिंग हो रही है, उसमें सभी वोटर देख से देख बाहर आए और वोट डालें, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र की नींव रखने के लिए बहुत जरूरी है। स्वीप मास्टर ट्रेनर नरेश ग्रोवर ने बताया कि सिरसा जिले में 100% मतदान के लिए चला गया अभियान के तहत हर घर से मतदाताओं को बूथ तक लाना ही उनका उद्देश्य है। सिरसा के में लगभग हमने अब तक 150 गांव में अब तक जागरूकता अभियान को ले जाया जा चुका है। इसके साथ साथ आंगनबाड़ी वर्कर, इसके साथ साथ हमारे खेत खलियान में काम करने वाले किसानों, मजदूरों और इसके साथ साथ बहुत सारे क्षेत्रों में जहां पर मतदाताओं तक हमारी पहुंच हो सकती थी, हमने पहुंचे। लगभग 150 गांवों तक हमारा स्वीप सिरसा का जो कार्यक्रम है मतदाता जागरूकता वो पहुंच चुका है। पुराने उपनिवेशक कानूनों की जगह नागरिक केंद्रित और जीवंत लोकतंत्र की जरूरतों को पूरा कर आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए लाए गए 3 नए कानूनों 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगे। इन नए कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कानून और न्याय मंत्रालय ने आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में प्रगतिशील पथ पर भारत शीर्षक के साथ नई दिल्ली में आज एक सम्मेलन आयोजित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर CJI D चंद्रचूड़ ने 3 नए कानूनों में भारत में एक नए अध्याय की शुरुआत की बात कही। उन्होंने कहा कि यह हमारे समाज के लिए एक निर्णायक क्षण होगा। इन कानूनों ने आपराधिक न्याय की दिशा में भारत के कानूनी ढांचे को एक नए युग में बदल दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग पर जोर देते हुए डॉक्टर चंद्रचूड़ ने कहा कि आपराधिक जांच के मामलों में न्यायपालिका को AI की मदद से जांच की प्रगति में मदद मिलेगी। Your right to swing your arm ends just where the other man's nose begins. Procedural law, which governs crimes from the state of setting the criminal process in motion to the conviction for the commission of the offense, ensures that no person is charged and subsequently convicted for offenses without the due process of law. The one thing which was the striking aspect of our triad of criminal laws was their age, 1860, 1872, and even 1973. And I think the enactment of these laws by Parliament is a clear indicator that India is changing, India is on the move, and that India needs new legal instruments to deal with current challenges and the challenges which we envisage for the future of our society.
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विकसित भारत की जो परिकल्पना मोदी जी ने की है उसमें गुलामी के प्रतीकों से छुटकारा संकल्प है। ये जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति ऐसे ही लग गई यहाँ, पता है ना आपको? यहाँ किसकी मूर्ति थी? जॉर्ज पंचम। देश आजाद होने के बाद आंदोलन हुआ कि सारी जगह की मूर्ति हटा दी आपने, ये जॉर्ज पंचम को क्यों नहीं हटाया? लेकिन जॉर्ज पंचम को नहीं हटा पाए, रखा रहे। पंडित नेहरू जी के समय तो हटा ही नहीं। 1968 में फिर एक आंदोलन हुआ। भाई क्या कर रहे हो आप? 67 में कुछ सम्मिलित सरकारें बनी इस देश में और कुछ आंदोलन हुआ कि 68 में हटा। अब वो हट तो गए, लेकिन छतरी वहीं की वहीं थी। लोग घूमने जाते तो कहते छतरी किसकी है? बोला जॉर्ज पंचम की, खाली रख। गुलामी का भाव अगर तेजी से हट रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में हट रहा है। इसलिए मोदी जी कहते हैं यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। कुरुक्षेत्र में आज राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर अंबाला मंडल के आयुक्त रेणु फूलिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस 6 दिवसीय शिविर में विभिन्न जिलों से आए 150 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण लिया। शिविर में प्रशिक्षणार्थियों ने मंडल आयुक्त के सामने आपात स्थिति से निपटने और लोगों की जान बचाने का डेमो दिया। इस अवसर पर मंडल आयुक्त ने शिविर के दौरान हुई प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी किया। प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए मंडल आयुक्त ने कहा कि आपने यहाँ जो प्रशिक्षण लिया है उसे जनता के बीच ले जाने की जरूरत है। लोग बाढ़ जैसी आपदा से निपटने का प्रशिक्षण लेंगे तो वे लोग अपना जीवन तो बचा ही पाएंगे, साथ में अन्य लोगों की मदद करने में भी सक्षम होंगे। किस तरीके से हम अपने परिवार का साथ वाले लोग न बचाव कर सकते? जैसे 4 मई को इन्होंने वो बना दिया, तरस्कर से भी 2 लोग निकल के जा रहे थे। एक खाली जो ऑयल की केन होती है उसको भी बना करके लोगों ने बचाव का साधन अपनाया। तो हम भी जहाँ जहाँ लगभग हर जिले में तो बाढ़ नहीं आती हरियाणा के, लेकिन जिन जिलों में बाढ़ आती है वहाँ भी आप लोग जा करके आप लोगों को इस तरह का प्रशिक्षण दें, ताकि मैं भी जो हमारे आजकल में अस्पताल का भी चार्ज है, तो अपने जिलों में तो मैं कम से कम कह सकती हूँ कि हमारा भी इधर नॉर्थ का पार्ट पड़ता है, इसमें ज़्यादा बाढ़ आने के चांसेस है। दिल्ली उच्च न्यायालय की एक अदालत ने दिल्ली सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दायर नियमित जमानत याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। मनीष सिसोदिया पिछले साल आबकारी नीति से संबंधित धन संशोधन मामले में गिरफ्तार किए गए थे। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि याचिका पर 30 अप्रैल को आदेश सुनाया जाएगा। मनीष सिसोदिया को निचली अदालत, दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई से संबंधित दोनों मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया था। इससे पहले सिसोदिया ने राउज एवेन्यू अदालत से अंतरिम जमानत की याचिका वापस ले ली थी, जबकि उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दिए जाने का अनुरोध किया था। भारत ने कल फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप भेज दी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पहली खेप भारतीय वायुसेना के परिवहन विमान से भेजी गई है। फिलीपींस होराइजन 2 के अंतर्गत संशोधित सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के तहत प्राप्त कर रहा है। जनवरी 2022 में फिलीपींस ने भारत के साथ $3,750 लाख का सौदा तय किया था। इसके अंतर्गत भारत और रूस के बीच संयुक्त उपक्रम मिसाइल के लिए पहले निर्यात ग्राहक को शोर बेस्ड 3 बैटरियां और ब्रह्मोस के एंटीशिप के नए स्वरूप भेजे थे। ब्रह्मोस रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और रूस के एनपीओ मशीनों स्टायरिनिया का संयुक्त उपक्रम है। मिसाइल का नाम ब्रह्मपुत्र और मस्कोवा नदियों के नाम से लिया गया है। ब्रह्मोस की उड़ान का क्षेत्र सुपरसोनिक गति के साथ 290 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को भूमि, समुद्र, कम गहराई के समुद्र और आकाश से प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसके उड़ान का क्षेत्र सुपरसोनिक गति से 290 किलोमीटर तक का है। यह 200 से 300 किलोग्राम वजन के पारंपरिक वारहेड को ले जा सकता है।
आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग द्वारा देश भर में अनेक जागरूक कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना है। इस कड़ी में लोकसभा चुनाव में पहली बार के मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव आयोग ने आज एक वीडियो साझा किया। बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं। நீ ஏற்றாலும் ஏற்காட்டியும் பெருசா சாதிக்க வாய்ப்பு இது. நாட்டின் எதிர்காலத்தை எழுத நல் துவக்கம் இது. మనమందరం ప్రయాణం ప్రారంభించాం. దేశ భవితవ్యాన్ని మార్చేందుకు పూనుకున్నాం. అమర జీవన అమర భువన సభి మగు తుమి. దేశ భవితవ్యాన్ని మార్చేందుకు పూనుకున్నాం. మత హక్కిದಾಗ ದೇಶ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗುತ್ತದೆ. ഈ ജീവിതം ഈ ശരീരം മനസ്സെല്ലാം നിങ്ങളുടേതൻ. ഇന്നെനിക്കറിയാം രാജ്യം വിളിക്കുന്നു നേരം. പക്കാ വിചാര ഹേ കരുണ ദാഖൂ സാരെ. എന്റെ രാജാതിന്റെ समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।